हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, नाम कुछ भी हो, लेकिन सदियों से इसकी पहचान एक ही रही है, विश्व गुरु की। कभी विदेशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, यहाँ की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते थे, क्योंकि हम दुनिया में सबसे महान थे। और आज मैं खुद को लकी समझूं, ब्लेस्ड बोलूं, या मैं आचरण परिवार को ब्लेस्ड बोलूं, हिंदुस्तान को फिर से दुनिया का गुरु बनाने, विश्व गुरु बनाने के लिए आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में पॉडकास्ट में शामिल हुए हैं जिवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं खुशी इजहार कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमें दिया और हमारे एक बुलावे पर आप हाल रेडी होके तुरंत आ गए इतने बिजी शेड्यूल में। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत थैंक यू। इस पॉडकास्ट में सर हम कुछ बातें आपके बारे में जानेंगे, कुछ भारत की शिक्षा नीति और कुछ आगे आने वाले चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया जाए या सॉल्व किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे बेसिक सवाल सर, पहले आपके बारे में जानते हैं। कैसे श्री राजकुमार आचार्य ने ये सोचा कि शिक्षा में अपने करियर को आगे बढ़ाया जाए? एक्चुअल में मैं बहुत छोटे स्थान से अपनी शिक्षा को प्रारंभ किया। जन्म स्थान करेली होने के साथ जिला नरसिंहपुर में जी, करेली में प्राथमिक और हाई स्कूल शिक्षा जब हुई, तब उस समय शिक्षा ग्रहण करते समय कुछ ऐसे शिक्षक हमको कक्षाओं में पढ़ाते थे कुछ विषयों में। कॉमर्स का मैं विद्यार्थी हूँ, तो उनके आचरण व्यवहार को देख के लगा कि व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए। और शिक्षा के प्रति रुझान वास्तव में तो माध्यमिक शिक्षा के हमारे गुरुजनों के आचरण व्यवहार से और उनके विषय के ज्ञान के आधार पर मन की धारणा बनना प्रारंभ हुई। उसके साथ धीरे धीरे जब आगे बढ़े और ग्रेजुएशन सागर विश्वविद्यालय में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर में किया, उस समय तक मन में एक बात आ गई थी कि मुझे शिक्षक बनना है। जब वह मन में बात आई तो स्वाभाविक है कि पीएचडी भी करना चाहिए। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जाने का मन है तो पीएचडी एक अनिवार्य और आवश्यकता है। तो सागर विश्वविद्यालय में जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से जाना जाता है जी, गौर का जीवन जिनने पढ़ा है उनके ध्यान में आता है कि गौर साहब वो व्यक्तित्व थे जिनने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित किया। अपने जीवन भर की पूरी कमाई उन्होंने, एक बेटी थी उसका विवाह करके विदा करने के बाद उनके पास जो भी चल अचल संपत्ति थी सब और सागर विश्वविद्यालय के लिए दान कर दी। और उस दान की राशि से सागर विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। और सागर विश्वविद्यालय तब प्रारंभ हुआ जब सागर में बुंदेलखंड एरिया में शिक्षा के लिए कोई बड़े संस्थान नहीं थे, और वो केवल गौर साहब के कारण हुआ। उनके जीवन को भी मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और पीएचडी करते समय मुझे मेरे गुरुजनों ने, डॉक्टर एच जी सैनी ने, डॉक्टर यूसी विश्वकर्मा जी ने यह एहसास भी कराया कि यदि जीवन में कभी बनना है तो डॉक्टर गौर जैसे बने। वहाँ से शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा। बट सर, वक्त के साथ शिक्षा का जो स्तर, जब हम विश्व गुरु हुआ करते थे, फिर समय बीतता गया, मैकॉले की शिक्षा पद्धति आई, कुल गुरु, और ये इनका लगभग विलुप्त की कगार पर आ गए थे कि गुरुकुल होते थे। आज वो चीज़ कॉन्वेंट्स ने उस चीज़ को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे ही हायर एजुकेशन की अगर बात करें, कुलगुरु होते हुए जो सबसे बड़ी चुनौतियां आ रही हैं सर आपको, क्योंकि आपने एक जनरेशन पार की है, देख लिया आपने कि आपने भी जब पढ़ाई करी थी, चाहे वो मिडिल की रही हो, हायर की रही हो, या फिर पीएचडी लेवल की, आज और तब में डिग्रेडेशन क्यों देखने को मिलता है सर? डिग्रेडेशन इसलिए देखने को मिलता है कि समाज का बदलाव और अर्थवादी चिंतन की अधिकता के कारण जी, और शिक्षा में गिरावट का ये स्वरूप समझ में आता है। लेकिन हाँ,
आज भी एक बड़ा प्रतिशत ऐसा है जो इस सब को छोड़कर वास्तव में शिक्षा के लिए समर्पित है। औसत में हम पीछे हैं, लेकिन बड़ा प्रतिशत है। और यदि हम विचार करेंगे तो उस बड़े औसत में ये बातें दिखाई न देने के कारण हमें लगता है कि शिक्षा में गिरावट आई है। शिक्षा में वास्तव में गिरावट नहीं आई है। यदि शिक्षा में गिरावट आई होती तो कोरोना जब आया था जी, तब संपूर्ण विश्व को सहायता करने का और जो विचार है वो भारतीय संस्कृति की ही देन थी, चाहे वो राजनेताओं में हो और चाहे समाज रचना के या स्वास्थ्य रचना के जुड़े हुए विद्वानों में हो। हमने देखा सब प्रकार की सहायता सहयोग भारत ने की है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक ऐसा श्रेष्ठ विचार है जिसकी जड़ें कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा विद्यमान रहती हैं। तो शिक्षा का बदलाव अर्थवादी चिंतन का स्वरूप हम कह सकते हैं, और उसके गर्भ में बहुत सी बातें जुड़ी हैं। उन बातों जुड़ी हुई बातों में हम कह सकते हैं कि रोजगार की उपलब्धता नहीं है, विद्यार्थी को अवसर की उपलब्धता नहीं है, विद्यार्थी के कौशल विकास का क्षण नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें जो ईमानदारी से उस कार्य को कर रहा है उसको मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ओके सर, जैसा आपने बोला अर्थवादी चिंतन होता जा रहा है शिक्षा के लिए। अगर हम चलिए इकोनॉमिक साइड को साइड में रख देते हैं कि अर्थवादी ना होके हम नॉर्मली सोचते हैं, हाँ। फिर भी देखने को ये मिलता है कि लाखों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, लेकिन इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा होने के बाद भी, इतने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो स्टूडेंट उनसे पहले ग्रेजुएशन करके निकल गए हैं वो नौकरी की ही तलाश में है। और हमारे चीफ एडिटर भी बोलते हैं नौकरी तो क्यों करी तो नौकरी ही तलाश में है। शायद यही एक कारण है कि कोई बिजनेस या स्टार्टअप की तरफ नहीं जा पा रहा है। कि जैसा आपने बोला कॉमर्स के आप स्टूडेंट रहे हैं, आपसे ज़्यादा बिजनेस मैं भी नहीं समझ सकता, मैं आर्ट साइड से था। तो शायद जो शिक्षा दीक्षा लेकर और सिर्फ नौकरी की तलाश कर रहे हैं और स्टार्टअप्स की तरह नहीं जा रहे, इसलिए भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उतने लोग प्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में मैं ऐसा सोचता हूँ, इसके गर्भ में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आए बदलाव का पूर्वकालीन स्वरूप उसके लिए जिम्मेदार है। पूर्वकालीन स्वरूप इन सेंस हम देखते हैं अंग्रेजों के आगमन के पहले भारत में गुरुकुल परंपरा थी जी। 1834 में पहली बार कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। और मैकाले कल्चर जिसे हम कहते हैं, जो हमेशा यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर और भारत में केवल और बाबू कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, या यूं कहें कि आदेश को पालन करने वाले लोग। ओके। समाज और जिम्मेदारियां और कर्तव्य निर्वहन का उससे कोई संबंध नहीं था। इस संस्कृति की शिक्षा प्रारंभ हुई पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा आ जाने के कारण। और देश जब स्वतंत्र हुआ 47 में, मैं सोचता हूं तब भी हमारे शिक्षा नियंताओं ने इस बिंदु पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया। उसके कारण वर्तमान तक में जो एक सोच समाज में पैदा हुई कि डिग्री लेने का अर्थ नौकरी करना है, ये आजकल सबकी थिंकिंग भी है सर। यस, कि हम डिग्री कर रहे हैं सिर्फ कि हमें अच्छी नौकरी मिले। तो ये जो नौकरी मिलने का कॉन्सेप्ट है, इसने विसंगति पैदा की है। इसके भी मूल में एक चीज और जुड़ी है जो मैं व्यक्तिगत मानता हूं, हो सकता है कुछ लोग उससे सहमत ना हो। वो ये, नौकरी के माध्यम से हम भ्रष्टाचार कर सकें, क्योंकि वेतन इतना नहीं मिलता कभी व्यक्ति को कि वो ऐसो आराम की जिंदगी में जा सके। शासकीय नौकरी में आके वो सोचता है कि भ्रष्टाचार और अन्य माध्यमों से आय के स्रोत बढ़ाकर हम अपने जीवन रचना को आनंदमय और सुखमय और संसाधनों से संयुक्त कर लेंगे। उसका रीजन है कि डिग्री का अर्थ हमने नौकरी करना पा लिया। यदि डिग्री का अर्थ हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यक्ति का कौशल विकास हो, उसका अपना व्यक्तित्व विकसित हो, इस पर ध्येय चिंतन रहता। जैसे उदाहरण के लिए नई सरकार आई है मोदी जी की, इसने स्टार्टअप का एक कॉन्सेप्ट दिया जी, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया जी।
इस सब के चलने के कारण पिछले 4-5 साल के आंकड़े यदि हम भारत के उठा के देखते हैं तो एक बड़ा वर्ग अब कहीं ना कहीं और स्टार्टअप की ओर जा रहा है। बिल्कुल। उसको लोन मिलने के लिए बैंकों में जितना पहले चक्कर लगाना पड़ते थे उसमें शिथिलता आई है और सहजता सरलता से लोन अवेलेबिलिटी भी होने लगी। और गवर्नमेंट भी कई जगह हेल्प कर रही है, कई चीजों में हेल्प कर रही है कि अगर आप स्टार्टअप डाल रहे हैं, आप यूनिकॉर्न बन रहे हैं, इस टर्म को यूनिकॉर्न बोला जाता है जो स्टार्टअप डाल के और ऊंचा उठता है। अगर आप यूनिकॉर्न बन रहे हैं तो मोदी सरकार में ये चीज नोटिस हुई है कि हाँ बहुत हेल्प मिल रही है सरकारों से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिल रहे हैं, बैंक का लोन लेना इजी हो गया है, कई चीज़ों में बहुत रियायतें मिल रही हैं। मिल रही हैं। तो उसके कारण हमें समाज के अंदर जो युवा पीढ़ी है उसमें एक चीज पेरेंट्स इस नाते जिनकी जिम्मेदारी उनको लाना पड़ेगी जी कि शिक्षा का अर्थ नौकरी करना नहीं है, शिक्षा का अर्थ अपने व्यक्तित्व विकास को परिपूर्ण करना है, पूर्णता को प्राप्त करना है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जी हम जब तक सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर नहीं होंगे, हमारी सोच परिवारवादी सोच बनाना पड़ेगी। परिवार की सोच तो खत्म ही हो गई है। एक माता पिता भी आज ये सोचने लगे हैं वास्तव में कि बच्चा अच्छा पढ़ाई करके और मुंबई चला जाए, दिल्ली चला जाए और यूरोपियन नेशन चला जाए, उसमें उनको गौरव की अनुभूति होती है। वृद्धावस्था में माता पिता को कौन देखेगा? बिल्कुल। हम यूरोपियन नेशन जैसे वृद्धाश्रमों की संकल्पना में तो नहीं जा सकते, भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आज भी कोई कितना भी वेस्टर्नाइज या मॉडर्नाइज हो जाए, माँ बाप अगर थोड़ी देर फोन ना उठाएं, हमारे साथ तो ये हो रहा है, अगर वो कहीं गए हैं और एक साथ उनका फोन नहीं उठ रहा तो दिमाग खराब होने लगता है कि यार कुछ होता नहीं, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। फिर चिंता में कि वहां आसपास लोगों को फोन करने लगते हैं, इनका पता करो कहाँ है ये वो। और लोग कैसे सोच सकते हैं उनको वहां दे देने की? ये इंडिया आई थिंक आगे आने वाले 150 सालों में भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आप कितने भी वेस्टर्नाइज या मॉडर्नाइज हो जाए, सब जड़ें तो वही हैं। रक्त संस्कार कभी नहीं बदलते जी। जो जीन्स है हमारे जी, उससे कभी मानवता, मनुष्यता, नैतिकता, मूल्य और जीवन मूल्यों का ह्रास नहीं होता है। बिल्कुल। वो तो रक्त के साथ आगे बढ़ते हैं जी। इसलिए रक्त की शुद्धि का विधान हमारे यहाँ विविध रूपों में दिया गया है। तो शिक्षा के स्वरूप में कहीं ना कहीं विद्यार्थी को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए, आज पाठ्यक्रम के साथ भी, पाठ्यक्रम के इतर अलावा भी, कि पढ़ाई का अर्थ नौकरी नहीं है, पढ़ाई का अर्थ स्किल डेवलपमेंट करना है। और यदि आप अच्छे से अपने आप को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, तो आप पढ़ाई के बाद एक अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कृषि परिवार से, गांव से कोई व्यक्ति पढ़ने आया है, उसके परिवार में आज 10 एकड़, 15 एकड़, 25 एकड़ जमीन है जी। तो वो स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा प्राप्त करने के बाद इस बात को देखे कि हमारे जितनी भी जमीन हमारे पास है उसको हम कितने वैज्ञानिक तरीके से पैदावार बढ़ाएं कि उससे हम आज कैश क्रॉप करने के लिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां और व्यावसायिक लोग आज कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक साथ फसलों में, बिल्कुल, फलों में और अन्य प्रोडक्ट में आ रहे हैं। बड़ी बड़ी एमएनसीज उतर गई हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग में, जिसको एग्रीकल्चर को लॉस मेकिंग सेक्टर बोला जाता था एक टाइम पे, कि हिंदुस्तान में कभी भी एग्रीकल्चर प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर नहीं रहा है। आज वो प्रॉफिट मेकिंग है। मध्य प्रदेश को ऑर्गेनिक खेती से ही लोग इतना प्रॉफिट कमा ले रहे हैं कि वो आगे आने वाले 5 साल के लिए रेडी हो पा रहे हैं कि मुझे आगे 5 साल के लिए कैसे इम्पैक्ट के लिए। मध्य प्रदेश तो कृषि कर्मण पुरस्कार पिछले 6 साल से लगातार पा रहा है। मुझे इसकी नॉलेज ही नहीं थी, आपने ये केवल इसलिए पा रहा है कि कृषि क्षेत्र में पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्पादन कर रहा है। और सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा जो राज्यों को पुरस्कार दिए जाते हैं पिछले 6 साल से लगातार, और मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी है। तो सर, जैसा आपने बोला कि जो जिसका ब्लड कल्चर रहा है या ब्लड बैकग्राउंड रहा है, वो अगर उसी चीज में आगे बढ़ता है तो वो कुछ नया इनोवेटिव ला पाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर हैं। ओके। और जब वो मुझे पढ़ाती थी, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, एवरेज था, बहुत मारती थी। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था, मैं लिखने में भी बहुत ढीला था। आप जानते हैं जिवाजी यूनिवर्सिटी की एग्जाम कॉपी आती है 32 पेजों की, और मैं 4 पेज में आंसर
खत्म करके निकल के आ जाता था कि बस पॉइंट टू पॉइंट लिख के, जबकि वो पेज भरना पूरा होता था। और मैंने ये संकल्प किया था कि मैं जिंदगी में कभी भी लिखूंगा नहीं, कभी नहीं लिखूंगा जिंदगी में। लेकिन पता नहीं, वो बोलते जो ब्लड कल्चर आप बोल रहे हो कि हाँ, वो आज उसने जर्नलिस्ट बना दिया। अब दिन का 2-2 हजार शब्द ऐसे चले जाते हैं, सामान्य में नहीं पता चलते। एक स्क्रिप्ट में 2000 चले गए, ऐसे दिन की 20 स्क्रिप्ट बना दी। पर मम्मी आज बोलती है कि वो जो अगर बबूल का बीज डालोगे तो बबूल उगेगा, आम का डालोगे आम उगेगा, तुम आम के बीज पे नीम नहीं उगाओगे, संभव नहीं है। और वही देखा कि हाँ, फिर आर्किटेक्ट होते हुए फैमिली में कोई कुछ होते हुए, सब राइटर्स है। नहीं तो वो देखिए क्या है, आप राइटर्स, ये क्या नाम 3 इडियट्स पिक्चर बनी है जिसके उस पर जी रणछोड़ दास, वो सॉरी चेतन भगत, मैं चेतन भगत की बात कर रहा हूँ, जो राइटर थे 3 इडियट्स के। ये वास्तव में मैनेजमेंट्स की पढ़ाई करके यूरोप में नौकरी में थे। हाँ, IIT करके बैंकिंग करी, फिर कहाँ क्या करके फिर राइटर। वो सेक्टर को छोड़ के लेखन में आ गए। बिल्कुल। और लेखन में आने के बाद आज ये स्थिति है कि उनके आर्टिकल्स को दैनिक भास्कर और अन्य में कवरेज दी जाती है, और देश की अन्य पत्रिकाओं में बहुत ऑथेंटिक लिखते हैं और बिल्कुल समझदारी के साथ लिखते हैं जर्नलिज्म में आके। तो वो रीजन ये है, मैं ये मानता हूँ, जैसे हम नौकरी की बात कर रहे थे, शिक्षा की, एक और समाज में परिवर्तन आया। वो ये आया है कि शिक्षा में पेरेंट्स चाहता उसका बच्चा हाई परसेंटेज लाए। हाँ, ये हाई परसेंटेज का जो विज्ञान है, इसने समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा करती हैं। बच्चे फ्रस्ट्रेशन में जाने लगे हैं, पेरेंट्स से दूरी बनाने लगे हैं, वो अपनी खुद की मस्ती, खुद का आनंद, बच्चे हैं उनको खेलने के लिए खेल मैदान चाहिए, किलकारी करने के लिए साथी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। वो एक 4वीं-5वीं में आता है और उसको एक लैपटॉप या जिसको आप मोबाइल कहें या कुछ भी नेट कल्चर कहें, उससे जोड़ दिया जाता है और वो एकांतिक होता चला जाता है। और एक समय बाद जब उसकी आकांक्षाओं और इच्छाओं की प्रतिपूर्ति नहीं होती है तो वो डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन में जाने के साथ सामाजिक स्तर पर आज जितनी बुराइयां हमको दिख रही हैं, इन बुराइयों के किसी न किसी स्वरूप को वो अपने अंदर पैदा कर लेता है, जो समाज के लिए भी दुखदाई है और व्यक्ति के लिए भी दुखदाई। सर, अगर हम थोड़ा सा नॉर्मल करें, इस पॉडकास्ट को लाइट करें, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन मेरे मन में आया अभी, आपने जो बात बोली उसके बारे में पूछने का। आप कुलगुरु हैं एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के। आम आदमी की तरह मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी से, सिर्फ एक शिक्षक से। ओके। आजकल ये जो कोचिंग कल्चर है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, 99%, 99.9%, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप भी देखते होंगे होर्डिंग्स, ये प्रकृति के नज़ारे छुप जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलते उन होर्डिंग्स के कारण, जिससे एक ब्रेन वॉश टाइप की भी स्थिति पैदा होती है। कोचिंग कल्चर, मैं इसको पहले कोचिंग माफिया बोलता था, लेकिन इस कोचिंग कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग कल्चर पिछले 30 साल 40 साल के अंदर डेवलप हुआ बड़ा एक जाल है। ओके। इस जाल से जो बच के निकल गया वो अपनी जिंदगी के जीवन आनंद में रहता है, और जो इसमें जाता है, कुछ लोग प्राकृतिक रूप से अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के दम पर कोचिंग क्लास वालों को अवसर दे देता है। जैसे मैं देखता हूँ जब भी IIT, IIM या PET, PMT के रिजल्ट आते हैं तो कुछ कोचिंग क्लासेस के बच्चे टॉप आ जाते हैं। उन बच्चों को वो मीडिया में इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, मीडिया के माध्यम से, बिल्कुल, कि उनके ही बच्चे सर्वाधिक अच्छे हैं। यही जबकि होता ये है कि जो बच्चे टॉप आए हैं ना, उनमें नैसर्गिक प्रतिभा है। उसको कोचिंग क्लास केवल इतना काम करती है कि व्यक्ति के या विद्यार्थी के मस्तिष्क की हल्की धूल उड़ाने के लिए अवसर प्रदान करती है। अब हुआ ये है, सिंगल परिवार व्यवस्था होने के कारण माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दे नहीं पाते हैं। आय के स्रोत बड़े हैं, उन आय के बड़े स्रोतों के माध्यम से वो शुल्क चुकाकर बच्चों को इन कोचिंग क्लासों के हवाले करते हैं, जहां वो बच्चे जितना कुछ गेन कर पाते हैं करते हैं। अन्यथा कोटा की घटनाएं देखिए आज आप, सब सुसाइड में भी सबसे ज्यादा सर इंडिया ही सर्वाधिक यंग सुसाइड्स में। विद्यार्थियों के बीच निराशा क्यों आ रही है?
क्योंकि पेरेंट्स घर में बैठा है, वो टेलीफोन पे कहता है बेटा तुम्हारा मासिक रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में ये कमी आई है। आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन कोचिंग क्लासेस के बच्चों में आने वाले इस डिप्रेशन के इस प्रभाव को कैसे खत्म करें, तो कोई वैज्ञानिक हल उसका निकल नहीं पा रहा है। तो मैं सोचता हूं जब हम पढ़ते थे उस समय पुस्तकें और प्रश्नावली आखिरी में हुआ करती थी, कक्षा के गुरुजी ही पढ़ाते थे और कक्षा में पूछा करते थे उन प्रश्नों के उत्तर, बच्चों को वही उत्तर देना होते थे। ना देने पर खुला परिवेश हुआ करता था, मेहंदी की और अन्य की छड़ी हुआ करती थी जिनसे पिटाई हुआ करती थी। सर हाँ, अब आज समय बदल गया, बिल्कुल, अब तो हाथ भी नहीं लगा सकते, अब आप मार नहीं सकते, कानून दूसरा हो गया, कानून दूसरा हो गया है। पहले था कि गुरुजी मारे छम धम धम विद्या आए छम छम छम, अब उल्टा हो गया साहब। तो गुरु तत्व के प्रति हमारी धारणा बदली है। गुरु तत्व को हमने केवल हमारे स्वार्थ के लिए शिक्षा का एक उपकरण मान लिया है। इसके कारण कठिनाइयां हैं। जब गुरु के प्रति श्रद्धा रहती थी, इसलिए भारतीय मनीषा में कहा गया है माता पिता और गुरु इन तीन के प्रति हमेशा सम्मान रखो। वो सम्मान घटा है इसी सब अव्यवस्था के कारण। तो कोचिंग रचना बहुत वैज्ञानिक नहीं है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं सोचता हूं ये जो NEP 2020 का बदलाव आया है, हो सकता है यदि इसके क्रियान्वयन की पारदर्शिता आ गई तो फिर इन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा और शिक्षा का अर्थ डिग्री लेना ना होकर शिक्षा का अर्थ स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो परिवर्तन दिखेगा। मेरा अगला सवाल उसी पे ही था सर। बताएं, हम कब अपनी यूनिवर्सिटीज को पेन घिसने वाले स्टूडेंट्स की जगह स्किल डेवलपमेंट या स्किल बेस्ड सिलेबस में देख पाएंगे कि हाँ, एक बच्चा है जिसे इंजीनियरिंग पसंद है तो वो क्लासेस में कॉपी के ऊपर पेन नहीं घिस रहा है, बल्कि अगर उसे इंजीनियरिंग पसंद है तो वो एक 800 सीसी की कार से लेके, जैसा जापान में होता है, जैसा अमेरिका में होता है, एक 800 सीसी की कार से लेके 1800 सीसी की बाइक तक क्लास में उसे पाना लेके और चाबी लेके सिखाया जा रहा है कि ये काम ऐसे होता है। ऐसे स्किल बेस्ड कब तक आने की संभावना, कि कभी ऐसा होगा हिंदुस्तान में? निश्चित होगा। NEP 2020 में इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है जी, वो इसी को लेकर है। मैं तो अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच में कॉमर्स का शिक्षक रहा हूँ, तो मैं कहता रहा हूँ कि ये बताओ कि हम सब कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग सिस्टम हमारे लिए एक सामान्य विषय है। बैंक में खाता खोलना है तो क्या करोगे? तो फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी ये नहीं बता पाता था कि बैंक में खाता खोलना है तो क्या करोगे। अर्थात जो एक फॉर्म होता है जिसको हमको फुलफिल करना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ते हैं अकाउंट खोलने के लिए, उसका ज्ञान उसको नहीं है। उसको सीधा बैंक का तलपट बनाना सिखाया जाता है, हानि लाभ क्या है और चिट्ठा क्या है। बिल्कुल। तो बेसिक ज्ञान जब तक हमको नहीं मिलेगा, ये जो आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल बेस्ड नॉलेज, ये NEP में है। इसको आने वाले समय में मुझे लगता है 8 से 10 साल में परिदृश्य बदलेगा। NEP को जिस रूप में डिजाइन किया है, लाखों लोगों के ओपिनियन को जिस समिति के लिए काम सौंपा गया था उनके द्वारा बनाया गया है। अब उसका क्रियान्वयन का स्वरूप प्रारंभ हुआ है। क्रियान्वयन के स्वरूप अभी प्रगत अवस्था में है। तो निश्चित जब हम किसी बढ़ते हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत हौज फौज और जिसको अपन कहें कि हाँ वैसा दिखाई देता है। लेकिन आने वाले समय में एक अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ज्यादा नीडेड है सर। कई केस ऐसे देखने को मिले हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जिस बंदे ने मास्टर किया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा कि कोई काम छोटा या बड़ा है, मैं क्लियर कर देता हूँ ये कि कोई काम, लेकिन दुख होता है जिस बंदे ने MBA किया हुआ है, MA किया हुआ है और वो ठेला लगा के, रेड़ा लगा के सब्जियां बेच रहा है। वजह इसके, अगर फॉर एग्जाम्पल में समझाता हूँ, मेरे एक जानकार में है, कार मैकेनिक है, और उन्होंने बोला जब मैं 12 साल का था तब से मैंने बचपन में चाबी लगा के और टायर खोलना शुरू किया, एक उस्ताद क्या काम करता था। आज उस क्षेत्र का वो सबसे बड़ा मैकेनिक है और कई इंजीनियर्स उसके अंडर में काम कर रहे होंगे।
वो मैकेनिक, लेकिन कई इंजीनियर्स अच्छी कारों को कस्टमाइज, मतलब कारों को पूरा कस्टमाइज कर देना, ये कर देना। अगर स्किल बेस्ड, क्योंकि उसने अपनी स्किल पहचानी, उसने प्रैक्टिकल बेस्ड काम किया, उसने नहीं 32 पेज की कॉपी, सॉरी उसने नहीं 32 पेज की कॉपी घिसी और फिर वो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शिक्षा लेना जरूरी नहीं है, बट स्किल बेस्ड अगर है तो इंडस्ट्री बेस्ड हम स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। भारत 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना चाहता है, हम 3 ट्रिलियन पर जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। जापान की लेकिन जरा सी आबादी है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी के लिए 3 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है, कम से कम 10 ट्रिलियन। और 10 ट्रिलियन तभी बनेगी जब हम इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स को बाहर अपने जिस दिन उनका कॉन्वोकेशन होता है वो इस लायक हो पाए कि हाँ, गवर्नमेंट के बस साथ चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपको इतना फंड, पहले जैसे विदेशों में होता है, इतना फंड है, अपनी इंडस्ट्री डालिए, लोगों को बुलाइए, वर्क होगा, प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट होगा, कीमत बढ़ेगी। तो जल्द से जल्द हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज अब ऐसी बने, क्योंकि जब कोर्स ऐसे आएंगे तो सिखाया ऐसा जाएगा, तब जाके हम वैसे बन पाएंगे, जैसा बीज बोया जाएगा वैसा। आपने एनईपी की बात करी सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति है 2020 में आई थी सर। आपको लगता है एनईपी आने के बाद उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कोई ठोस चेंज आए हैं अभी तक, 2020 से लेकर 2025 तक? एक्चुअल में तो 2021 से लागू हुई है एनईपी 2020, और वास्तव में ये नई शिक्षा नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी है। इसमें ये बात जरूर है, बदलाव को यदि हम उस पर लेंगे पैमाने पर, तो दिखाई देता है कि एनईपी का सबसे बड़ा बदलाव आज जो है वो केवल इतना दिखाई देने लगा है स्वाभाविक रूप से कि हम अपनी शिक्षा को जिस वैश्विक परिदृश्य में पढ़ते थे उसे हम राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ने लगे हैं। एक वाक्य में यदि कहना चाहूं तो उसका अर्थ ये है, पहले हम भारत में शिक्षा को लेते थे, अब हम शिक्षा में भारत को पढ़ना प्रारंभ किए। ओके, शिक्षा में भारत इन सेंस की, आज हम बात करें गणित की बात करें जी, तो या मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं तो कॉमर्स में अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स जी, तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा एडम स्मिथ को, माल्थस को, रोडेंस को, इन सबको पढ़ा जी। वास्तव में हमने अपने पाठ्यक्रम में चाणक्य को क्यों नहीं जोड़ा? अर्थशास्त्र के क्या, भारत का मगध साम्राज्य संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक था, जिनके काल में और विश्वविद्यालय चरमोत्कर्ष पर थे। बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट आज गुरुकुल परंपरा में भारत सोचता है कि उसके कैसे गुरुकुल, कैसे विश्वविद्यालय होने चाहिए, तो हम सोचते हैं कि बिहार के नालंदा जैसा हो, अन्य जैसा। बिल्कुल, वो पढ़ाई में क्यों नहीं ले रहे हम? और पीछे चले जाए तो उपनिषदों में और वेदों में जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में भी कॉमर्स का सूत्र बताया गया है। आज हम जिस टैक्सेशन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, पहले कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी आय का दशांश समाज के लिए सेवा करे। बिल्कुल सर, ये दशांश मैंने कई पॉडकास्ट कर लिए, कई आध्यात्मिक लोगों से पॉडकास्ट कर लिए, कई साइंटिफिक लोगों से कर लिए, लॉजिकल लोगों से कर लिए। ये दशवांश पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा क्योंकि दशवांश इसलिए पीछा नहीं छोड़ेगा कि भारतीय जो जीवन पद्धति है ये समाज के लिए देने की जीवन पद्धति है। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है जी, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये जो दशांश है, आधुनिक परिभाषा में इसको आप टैक्स पॉलिसी पकड़ सकते हैं। ओके, टैक्स के रूप में हम जो चुका रहे हैं। आज आप देखिए, अभी आंकड़े आए हैं कि जीडीपी के लिए 22.5 लाख रुपए टैक्सेशन से कलेक्शन आया है 24-25 का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमारे यहाँ जो टैक्स पॉलिसी थी उसमें जो बदलाव लाए हैं उसके कारण एक अच्छा कलेक्शन स्टार्ट हुआ है, और उस सब के कारण हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ शासन स्तर पर जो आज सार्वजनिक सुविधाओं के लिए व्यय की राशि है उसका एक बड़ा बूम आया है, क्योंकि सरकार की आय बढ़ी है।
बिल्कुल। तो ये जो दान का मामला है, दान से आशा है हमने जो कमाया है उस कमाई का एक बड़ा अंश समाज के लिए देना। ये भी सर जो आप कह रहे हैं बड़े सर, इसे भी शिक्षा का फर्क ही बोलेंगे। हाँ, टैक्स के नाम से इंसान डरता है, लेकिन दान के नाम से दोनों हाथ से खोलकर दे देता है। भाई दान का अर्थ केवल धार्मिक रचना के लिए दान देना नहीं है, या यशो कामना के लिए दान देना नहीं है जी, या अपने व्यक्तित्व को समाज के बीच सम्मान दिलाने के लिए दान का स्वरूप नहीं है जी। दान का स्वरूप है समाज के उस अंतज वर्ग के लिए जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा समाज के अंतिम व्यक्ति तक और सब प्रकार की सुविधाएं जाना चाहिए। बिल्कुल। वो सुविधाएं यदि जाएंगी तो लाभ होगा। तो टैक्स वो पॉलिसी है जिसके माध्यम से हम सरकार के सामाजिक कल्याण के कार्यों में सीधे तौर पर सहभागी होते हैं। ईमानदारी से हम अपने कर्मों में यदि आय के मापदंडों में के आधार पर टैक्स का भुगतान करते हैं तो यह भी ईश्वरीय आराधना, ये विचार का विषय है। श्री राम शर्मा आचार्य युग निर्माण योजना के प्रमुख रहे हैं, बहुत विद्वान थे, छठी उनका सहस्त्रार्थ जागृत हुआ था ऐसा कहा जाता है। वो कहते हैं हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बच्चों को पालते पोसते समय यदि हमारी भावना है कि वो मेरे बेटा बेटी हैं, इस आधार पे हम उनको पाल रहे हैं तो पाल तो रहे हैं, वो ठीक करते हैं, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन यदि इसके साथ हमारे मन का भाव ये बन जाए कि जो बच्चे जिनका हम पालन पोषण करते हैं इनके अंदर भी परमात्मा का वास है, इनके अंदर भी आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी है, अतः हम परमात्मा का स्वरूप है उसको सहायता कर रहे हैं, तो बोले कर्म वही है, भाव बदल जाएगा और आपको मिलने वाले पुण्य फलों का अंतर दिखाई देने लगेगा। ऐसे हमारी आय का स्रोत है। आय के स्रोत को ईमानदारी से जितना टैक्स हमको जो देना है यदि हम देने के लिए प्रवृत्त हो जाएं तो भारत वह देश है मित्र जिसके पास इतना धन संपदा है जिसकी कल्पना विश्व स्तर पे आज कोई नहीं कर सकता। घरों में यदि जितना सोना आज है उतना सोना विश्व के 100 देशों के पास भी नहीं होगा जितना अकेला भारत के पास घरों में विद्यमान है। और ये लुटने के बाद है इतना सब लुटाई होने के बाद है। बिल्कुल पक्की बात है। कौन नहीं आए, शक आए, हूड़ आए, यवन आए, अंग्रेज आए, पुर्तगालीज आए, इन सब ने देश को लूटा है। लेकिन इसके बावजूद आज भी जब अयोध्या का राम मंदिर बनने की बात आती है तो हम देखते हैं कि दान देने वाले लोगों की कमी नहीं रहती है। आप सोचिए राम मंदिर बनाने के लिए जो धन संग्रह हुआ उसके केवल ब्याज में मंदिर बन गया। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो, जितना था उससे ज्यादा तो ब्याज चला गया, ब्याज मिल गया और ब्याज से बन गया करके। तो ऐसे ही सरकार को यदि सब ईमानदारी से टैक्स देने का काम करने लगे तो आप मान के चलिए कि बदलाव का एक नया स्वरूप दिखाई देने लगे। सर इसके लिए ना अभी जैसा भी स्किल बेस जब आएगी पढ़ाई, अभी भी क्योंकि हम भी पढ़ के निकले, आप भी पढ़ के निकले हैं, किसी भी टीचर ने हमें ये पढ़ाया ही नहीं कभी कि टैक्स देना क्यों जरूरी है। टैक्स देना जरूरी है ये सबको बताया गया, लेकिन क्यों जरूरी है ये कभी नहीं पढ़ाया गया। यही बदलाव एनईपी 2020 में आ रहा है। अब जो सिलेबस बन रहा है उस सिलेबस में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा जा रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा को लोगों ने मनुवादी कल्चर कह के कुछ लोगों ने विरोध भी किया है राजनीतिक आधार पर, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी सोच और समझ के पीछे राजनीतिक कारण है, व्यक्तिगत कारण नहीं है। बिल्कुल। तो जब हम समाज को इस बात के लिए तैयार कर लेंगे कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस शिक्षा ऋण से हमको निवृत्ति भी पाना है, उऋण भी होना है। आप देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, बिल्कुल आपने अभी गत दिनों का पढ़ा होगा, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने ऑक्सफोर्ड के बहुत से नियमों को बदलने की बात कही, तो संस्थान के प्रबंधन ने कहा कि नहीं, हम इन नियमों को नहीं बदलेंगे। उन्होंने नहीं बदला। कारण क्या है? कारण एक है जो मैं सोचता हूं, उसकी आय का 30 से 35% हिस्सा उसके पूर्व छात्रों से आता है, एलुमनी से आता है। ओके। जो वहां से पढ़ के निकल गए विद्यार्थी वो संस्थान को देते हैं। अब यदि ये कल्चर हमारे यहाँ 10% भी आ जाए, इतनी बड़ी आबादी है तो इतने विश्वविद्यालयों में, और ये जो सब कॉन्सेप्ट आज बिगड़ा हुआ है, एक आय का स्रोत मिल जाएगा, फिर हम सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे। बिल्कुल।
आज से 200 साल पहले की यदि शिक्षा व्यवस्था को हम देखेंगे, कभी राजशासित शिक्षा व्यवस्था हमारी नहीं रही, समाज आधारित व्यवस्था रही है। बिल्कुल। जो आचार्य कुल रहा है उसने अपनी मितव्ययी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को आह्वान किया और समाज ने मुक्त कंठ से, हस्त से उनको सहायता दी। बिल्कुल। और विद्यार्थी जो पढ़ के निकलते थे वो अपने गुरु के लिए हमेशा दक्षिणा के रूप में राशि देने के लिए प्रवृत्त रहते थे। बिल्कुल। अब आज के संदर्भ में हम विचार करें तो गुरु वैसा भी होना चाहिए जैसा चाणक्य थे। बिल्कुल। और विद्यार्थी भी चंद्रगुप्त जैसा डेवलप होगा तब वो किसी चाणक्य को प्रणाम करेगा, जो तब पर साम्राज्य गिराने की दम रखता है। एक उदाहरण आपके ध्यान में लाऊं, मैंने पढ़ा एक व्यक्ति जब चाणक्य से मिलने गया, वो कुछ राजकीय कार्य कर रहे थे, वहां 2 दीपक रखे थे, एक बुझा हुआ था, एक जला हुआ था। जी। बुझा हुआ दीपक, जब व्यक्ति पहुंचा तो बुझा हुआ दीपक तीली उठा के जलते दीपक से बुझे हुए दीपक को जलाया और दूसरे दीपक को बुझा दिया। उस व्यक्ति ने अपनी बात की उनसे 10-15 मिनट। जब वो जाने लगा उसने पूछा क्या मैं एक विषय से हट के आपसे कोई बात पूछ सकता हूँ व्यक्तिगत? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा पूछिए। जी। बोले आपके पास ये दोनों दीपक एक से रखे, तेल दोनों में है, मैं जब एंटर हुआ आपने वो दीपक बुझा दिया, इस दीपक को जलाया और फिर मेरी बातचीत होने लगी, मैं जा रहा हूं तो आपने इसको बुझाने का उपक्रम कर रहे, इसको जलाने का, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा जब आप प्रवेश कर रहे थे तब मैं राजकीय कार्य कर रहा था, उस समय में इस राजकीय तेल का उपयोग करके उस काम को कर रहा हूं। जब आप आए हैं व्यक्तिगत कार्य के लिए आप आए हैं, अतः मेरे पारिश्रमिक से लाए हुए तेल से मैं इसमें आपसे बातचीत कर रहा हूं। अब आप चले, मैं फिर राजकीय दीपक को जलाऊंगा और काम करूंगा। इतनी ईमानदारी, ऐसी ईमानदारी और चिंतन शैली भारत में जिस दिन दिखाई देने लगेगी, अनेकों चाणक्य और अनेकों चंद्रगुप्त दिखाई देने लगे। सर कहाँ खो गए हम लोग? सारा चिंतन समाज ने जब समाज को छोड़ के व्यक्तिवादी लाभ के लिए चिंतन प्रारंभ कर दिया, उसका रीजन है। हेनसांग नामक यात्री भारत आया था, उसने लिखा है मैं जब भारत पहुंचा, बहुत दूर नहीं, 2300-2400 साल पुरानी बात है, जब मैं भारत पहुंचा था ना भारत में भय था, ना भ्रष्टाचार था, ना चोरी थी, ना किसी प्रकार की अनैतिक आचरण था। उसने उदाहरण सुनाया, मैं जब एक गांव की पगडंडी से जा रहा था, मुझे प्यास लगी तो मैं कुएं के नजदीक पहुंचा, तो मुझे रास्ते में पगडंडी पर एक कुछ चमकता हुआ सूर्य की रोशनी में बड़ा कुछ देखा जो आंखों को चौंध रहा था। देखते हुए मैं निकल गया, पनहार पर पहुंचा, एक भगनी, एक बहन से मैंने कहा मुझे पानी पिला दो। उसने पानी पिलाया और मुझसे पूछा कोई दूसरे देश से आए हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कुछ भोजन पानी की चिंता है क्या, आपको करना है क्या? तो हेनसांग ने लिखा कि नहीं, मुझे भोजन पानी की नहीं, एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले वो रास्ते में कुछ पड़ा हुआ है, वो क्या है और चमक रहा है। तो वो भगनी हंसी और उसने कहा किसी बहन का चांदी का हाथ का कंगन है जो गिर गया है। जब उस बहन को एहसास होगा कि उसका हाथ का कंगन गिर गया है, वो स्वाभाविक जहां जहां जैसी गई थी जाएगी आएगी, उसको ध्यान में आएगा मैं पानी भरने भी गई थी और इस तरफ आएगी तो अपना कंगन उठा के ले जाएगी। यानी जो वस्तु मेरी नहीं है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा इस देश में 2500 साल का गांव का साधारण परिवेश था। हम कैसे सोच सकते हैं आज जब समाज जीवन में देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए 200-500 रुपए के लिए व्यक्ति अपना ईमान डोल रहा है। बड़ों का तो हिसाब जो है कोर्ट देख रही है और समाज में बदलाव दिख रहा है। तो ये सब कारण मुझे लगता है शिक्षा जीवन में जीवन मूल्यों को डेवलप करने के लिए होना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा में तो कहा गया है बंधु, शिक्षा जो है वह है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। बंधन यानी क्या? यदि हमारी आसक्ति धन के प्रति, हमारी आसक्ति बच्चों के प्रति, हमारी आसक्ति केवल अपने स्वार्थों के लिए, वो शिक्षा नहीं है, वो केवल ज्ञान है। और ज्ञान में जब हम ये आधुनिक संसाधन जोड़ लेते हैं, नेट कल्चर और अदर जो हम एआई कल्चर जिसे बोलते हैं, ये केवल सूचनाओं का संग्रहण है। संग्रहण से क्या होगा यदि इसके साथ हमारा विवेक नहीं है? तो विवेक और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। विवेकशील मनुष्य ही विद्या ददाति विनयम, ये कहा गया है। विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है। और अब क्या हो रहा है वर्तमान में? विद्या से अहंकार आ रहा है।
जो जितना ज्यादा पढ़ ले रहा है उसमें उतना ज्यादा घमंड। आज मैं पीएचडी हूं, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा सीधे में। अपने माता पिता को मानते हैं कि वो कोई काम का नहीं है, मैं तो उनसे श्रेष्ठ हो गया हूं। बिल्कुल। जबकि जीवन में अनुभव से बड़ी शिक्षा कुछ नहीं होती। एक्सपीरियंस। यस, एक्सपीरियंस। ये समझने की बात है जो आज हमें पाठ्यक्रमों से नहीं मिल रही है। और पहले सम्मिलित परिवार हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे, कहानियों में बच्चों को सिखा जाते थे, आज उसकी कमी आई है। अच्छा सर, आपने बोला कि पुराने ज़माने में जैसी शिक्षा थी, जब भारत भी विश्व गुरु होता था, अगर आज के टाइम पे वैसी पुरानी शिक्षा जीवित हो सकती है तो क्या भारत में रोजगार भी पैदा होगा? निश्चित होगा। इतनी बड़ी आबादी में पॉसिबल है ये? रोजगार की संकल्पना यदि नौकरी है तो कभी नहीं होगी, लेकिन जिस व्यक्ति में जो स्किल है, आज हम देखें बाढ़ई का बेटा है, लकड़ी का फर्नीचर बनाना जानता है गांव में, लोहार का बेटा है, लोहे के सामान बनाना जानता है, किसान का बेटा है, किसानी करना जानता है, कस्बाई और शहरी कल्चर में आ जाते हैं तो व्यवसाय करने वाले लोग व्यवसाय करना जानते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से कैसे करें, इसमें सोचने की आवश्यकता है। समय के साथ बदलाव होता है, उस बदलाव में परिवेश भी बदलता है, रहन सहन भी बदलता है और संसाधन भी बदलते हैं। उस बदलते परिवेश में हम ज्ञान की श्रेष्ठता को अपने संसाधनों के साथ सुख और संतोष से जोड़ें। संतोष होना चाहिए हमको इस बात का कि हमने ये अच्छा काम किया। जी, वो नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं। हमारी कठिनाई ये है कि हम जितना अपने दुखों से या कष्टों से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के सुख को देख के दुखी है। बिल्कुल। मेरे पास मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, मैं दुखी हूं मेरे पास कार नहीं है। आपके पास कार है या मेरे पास हेलीकॉप्टर है, आपके पास कार नहीं है, आप मेरा हेलीकॉप्टर। हम ये नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि प्रकृति ने या परमात्मा ने हमको जिस लायक बनाया है हमको दिया है। बिल्कुल। और हमारी आवश्यकता कार है या हमारी आवश्यकता मोटरसाइकिल है, हमारी आवश्यकता साइकिल है तो पर्याप्त है। बिल्कुल। हम स्वाभाविक घर में जो काम करते थे उसको भूल के जिम में जाके तो पसीना बहाना स्वीकार करते हैं जी। लेकिन खुद के घर में हम कहीं थोड़ा बहुत सफाई करने का अवसर आ जाए तो सफाई करने के लिए झाड़ू उठा के सोफे और पलंग के नीचे झुककर झाड़ू से सफाई करने में वो मेहनत करना हमको पसंद नहीं है। उससे ज़्यादा जिम में 3 गुना वजन उठा के 1 घंटे तक पसीना बहाना हमको ठीक लगता है। तो ये जो बदलाव है मतलब माइंड सेटअप है, माइंड सेटअप बदला है। माइंड सेटअप, ये माइंड सेटअप नुकसान किया है। ओके सर, इस पॉडकास्ट को अंत की तरफ ले चलते हैं। आखिरी सवाल से, मतलब आखिरी सवाल क्या है वो तो मैसेज है, मैं आखिरी सवाल पे ही आता हूँ। सरकारी यूनिवर्सिटी है जिवाजी यूनिवर्सिटी, कंपटीशन में कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। एक बच्चा जो 12th पास करता है वो ये सोचता है कि मैं एक CUET देके या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके किसी भी अच्छे डिसेंट प्राइवेट कॉलेज से ग्रेड करूँगा तो मेरा प्लेसमेंट्स अच्छे आएंगे और गूगल आएगा, हिटाची आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जापानीज़, ब्रिटेन, अमेरिकन सब आएंगे, ताइवानी कंपनियाँ आएंगी। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा को, इस गैप को कैसे पाटा जा सकता है सर? NEP 2020 में एक क्लास ये भी है कि आने वाले समय में शिक्षा के मापदंडों में जी शासकीय विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय में कोई भेद नहीं रहेगा। सोर्स ऑफ इनकम का अंतर रहेगा। बिल्कुल। ऐसे ही ये जो पाटने वाली बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इसका निदान यही है, जो संसाधन आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी को मिल रहे हैं उन्हीं संसाधनों को भी हमें शासकीय विश्वविद्यालय में भी डेवलप करना पड़ेंगे। आय के स्रोत विभिन्न हो सकते हैं और उनके समकक्ष ही बच्चों को सुविधाएं देना पड़ेंगी और इसी प्रकार मैन पावर भी देना पड़ेगा। तब फिर निश्चित बदलाव आएगा और साथ में ईमानदारी से शिक्षण व्यवस्था को बच्चों को प्रदान करने की एक मॉरल ड्यूटी भी स्टार्ट करना पड़ेगी, तब इस दूरी को हम पाट पाएंगे। अन्यथा आने वाले समय में सारी शिक्षा यदि प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई तो ये महंगी होगी और महंगी होने के कारण
एक आय का बड़ा हिस्सा परिवार का बच्चों की शिक्षण में चला जाएगा, तो उसकी परिवार की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं होगी, तो फिर हम जिस नैतिकता की बात करते, जीवन मूल्यों की बात करते, ईमानदारी से कार्य करने की बात करते, सत्य के आचरण में चलने की बात करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमको बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली जब मेरे माँ बाप की महंगी मेहनत की कमाई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देने में चली जाएगी और कल को मैं किसी अच्छी पोस्ट पर चला जाता हूँ, तो ह्यूमन नेचर है, मैं भी ये सोचूंगा कि मैं माँ बाप का जितना उनकी पूरी जिंदगी की कमाई चली गई, मैं कुछ ऐसे काम करूँ कि जल्दी पैसा कमाऊँ, जल्दी कमाऊंगा तो जैसा आपने बोला भ्रष्टाचार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे अच्छे आचरण पैदा नहीं होंगे। सर जाते जाते उन स्टूडेंट्स के लिए श्री आपकी तरफ से, सर आचार्य जी की तरफ से, कुल गुरु जी की तरफ से, एक शिक्षक की तरफ से एक मैसेज, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं पढ़े लिखे लोग, उनके लिए आप एक प्लीज मैसेज दें कि वो क्या करें कि वो बेरोजगारी से हट पाए और अपने आप को एक अच्छा भारतीय नागरिक बना पाए। सर प्लीज। मेरा ऐसा सोचना है, विद्यार्थियों को और विद्यार्थी के साथ डिग्री ले चुके हमारे युवा साथियों को जी सीधा संबंध है। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो परिणाम मिलेगा। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि निर्माण होगी जी। और यदि संकल्प हमारे मजबूत होंगे जिसमें विकल्प नहीं होगा, क्योंकि संकल्प में यदि विकल्प रहता है तो सफलता संदिग्ध होती है। ओके, अगर मुझे जैसे इंजीनियर बनना है और मैंने सोचा इंजीनियरिंग की मार्क्स नहीं आई, चलो बायोलॉजी ले लेते हैं, बायोलॉजी नहीं आई कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, ये नहीं करना। इंजीनियर के लिए ही अर्जुन की वो आंख वाली बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट हमारा फिक्स होना चाहिए। यदि गोल पोस्ट हमारा फाइनल है, हमें कहीं असफलता नहीं मिलेगी। और वर्तमान समय में जिस प्रकार के जो इलेक्ट्रिक संसाधन हमारे जब समाज का हिस्सा बन रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में मेहनत करने की आवश्यकता है। हम यदि केवल पुराने जमाने के शेख चिल्ली की नाई परिकल्पना तो करेंगे बहुत ऊपर बढ़ने की, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा ये कहना है विद्यार्थियों से और डिग्री प्राप्त हमारे बेरोजगार साथियों से कि एक टारगेट तय करो, उस टारगेट पर अपना 100% दें। 100% देने से ये होगा, हो सकता है कि जैसा आपने कल्पना की आपको वो सफलता ना मिले, लेकिन पसीना कभी बेकार नहीं जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। सफलता हमेशा मिलेगी, पुरुषार्थ में ईमानदारी होना चाहिए। बिल्कुल, कार्य करने की ईमानदारी विद्यार्थी से नाते हमारे जीवन में रहेगी, हम निश्चित उसमें सफलता पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये भी मैं मानता हूँ कि नवीन समय में, आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है विद्यार्थियों के लिए, प्रतिस्पर्धा है। तो उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को वो तत्पर करें, खूब मेहनत करें और अपने माता पिता और गुरु को आदर्श माने जी। जीवन में सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपको धन्यवाद। और मन तो मेरा बहुत क्वेश्चन करने का है सर, क्योंकि एक गुरु जब सामने बैठा होता है तो शायद शिष्य के क्वेश्चन खत्म नहीं होते नहीं हैं। आपका ये जो आचरण नाम है जी, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और कहने वाला है जी। और आचरण की शुचिता यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो उसमें स्वर्ण का सौंदर्य दिखाई देने लगता है, ऐसा मेरा मानना है। बस सर, आपका आशीर्वाद है। बाकी ये अकेला पॉडकास्ट नहीं था सर। नहीं मानता हूं मैं। आगे बहुत सारे शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड। आपको फिर आना होगा, फिर बैठेंगे, मेरी ऑडियंस से वादा करना होगा आपको कि आपको फिर डाउट क्लियर करने होंगे। निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे। मैं तो बस आपसे थैंक यू बोल सकता हूँ कि आपने इतना टाइम दिया सर। नहीं, आपने बुलाया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद जी। समाज के बीच आज अच्छी बातें जानी चाहिए और विचारों का प्रवाह जाना चाहिए। विविध प्रकार की प्रोटोकॉल और इन संरचनाओं से हटके एक सामान्य मनुष्य की भांति बिल्कुल और भारतीय नागरिक का स्वरूप हमारे व्यक्तित्व आचरण में आएगा तो निश्चित बदलाव जल्दी आएगा और अच्छा आएगा, ऐसा विश्वास है। आचरण के इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये थे मेरे साथ जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु श्री आचार्य जी, श्री राजकुमार आचार्य जी। मैं नाम नहीं लेता हूं बड़ों का, मैं
उनका आशीर्वाद देता हूं, और उनका अगर आशीर्वाद रहा तो हम जल्दी आपको फिर से नए क्वेश्चंस के साथ उन्हें पॉडकास्ट में लाएंगे। आप जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। मैं निकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत अगले एपिसोड तक के लिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।